हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। फाइनली जो मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है केवीएस और एनवीएस के रिक्रूटमेंट का 2025 का, वो रिलीज़ हो चुका है 14th ऑफ नवंबर को। और जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया था 14th ऑफ नवंबर से पहले 13th को, वो हमने आपको ऑलरेडी, जो हमारी इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने आपको बता दिया था कि ये नेक्स्ट डे रिलीज़ होने वाला है। इस बार जो है सीबीएसई ने जो है रिक्रूटमेंट अपने हाथों में लिया हुआ है, और केवीएस और एनवीएस दोनों का साथ में ही हो रहा है, कंबाइन हो रहा है बेसिकली। तो दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा, सब कुछ एक ही होगा। और आपको तीनों वेबसाइट, चाहे सीबीएसई की हो, चाहे केवी संगठन की हो, चाहे नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट हो, सब पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी जैसे कि ये सीबीएसई की साइट है, यहाँ पे आपको पहले दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस। तो दोनों में एक साथ हो रहा है इस बार रिक्रूटमेंट, और सीबीएसई के हाथों में चीज़ें हैं। और यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा, जो एक्टिव हो चुका है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट है ये। तो हम इसमें मेन मेन पॉइंट जो है वो कवर करेंगे। जो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ने बताया था जिस दिन ये रिलीज़ हुआ था। अब ये डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बताया हुआ है, फिर नवोदय विद्यालय समिति के बारे में बताया हुआ है, फिर सीबीएसई के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या है। आपको जो फोकस करना है वो इस पे फोकस करना है कि ये डायरेक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है, मींस परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट में, केवी एनवीएस में। उसके अलावा ये तीन वेबसाइट हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां आपको मिलेगा, जहां से आपको अप्लाई भी करना है: cbsc.gov.in, केवी संगठन .nic.in, नवोदय .gov.in। किसी और वेबसाइट से आपको अप्लाई नहीं करना है, फेक वेबसाइट से आपको बचना है। यहाँ से हम देखते हैं किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। पहले क्विकली, असिस्टेंट कमिश्नर है केवीएस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। फिर असिस्टेंट कमिश्नर है एकेडमिक्स में, एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में, और ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। यूआर की हम देख सकते हैं 6 हैं, इसमें यूआर की 5 हैं, बट यहाँ पे और भी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है बेसिकली, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके बाद इन्होंने मेंशन करी हुई है, वो हम देखेंगे एक एक करके। फिर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल केवीएस में आपको दिखेगा यहाँ पे ये वैकेंसीज है। यहाँ पे उन्होंने टोटल नहीं करा हुआ है एक्चुअली। तो यूआर में 68 है, एनवीएस में हम देखें तो यूआर में 49 है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ 36 हैं, एससी 20 है, एसटी 20 है। ओके, सॉरी, हमसे मिस हो गया था। टोटल यहाँ पे है 134 पोस्ट हैं बेसिकली प्रिंसिपल की केवीएस की, और 93 पोस्ट हैं प्रिंसिपल की एनवीएस की। सिमिलरली असिस्टेंट कमिश्नर की भी टोटल 8 पोस्ट हैं केवीएस में, और असिस्टेंट कमिश्नर की एनवीएस में टोटल पोस्ट है 9। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है केवीएस में। वाइस प्रिंसिपल देखिए केवीएस में इन्होंने थोड़ा कंबाइंड डॉक्यूमेंट है, तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि केवीएस में कितनी है, एनवीएस में कितनी है। तो इस तरीके से दो, इतना मैं ट्रैप के लिए नहीं करता, क्योंकि सिंगल ही एग्जाम होगा। जैसे वाइस प्रिंसिपल का है तो सिंगल ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि केवीएस का आपको एक अलग एग्जाम देना है और एनवीएस का आपको अलग एग्जाम देना है। ओके, तो वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस है, उसमें आपकी जो है टोटल 58 पोस्ट हैं। उसके बाद पीजीटी की बात करें हम, पीजीटी जो केवीएस में है, ये पोस्ट हैं टोटल 615, और ये सारे सब्जेक्ट्स की हैं 615, सॉरी 1465। 615 जो है वो यूआर कैटेगरी में है। टोटल की बात करें हम तो 1465 पोस्ट हैं पीजीटी की। और फिर ये आप देख सकते हैं अपना सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी में 124 है, इंग्लिश में 164 है, फिजिक्स में 213 है, केमिस्ट्री में 204 है, मैथमेटिक्स में 80 है, बायोलॉजी में 127 है, हिस्ट्री में 75 है, ज्योग्राफी में 73 हैं, इकोनॉमिक्स में 129 है, कॉमर्स में 96 हैं, कंप्यूटर साइंस में 176 हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में 4 है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो फिजिक्स में है, 213। उसके बाद फिर हम देखें, फिर पीजीटी में सेम एनवीएस में कितनी वैकेंसीज हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो 1513 हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हैं केवीएस में। केवीएस में थी 1465, यहाँ पे है 1513, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे फिर आप अगेन सब्जेक्ट वाइज जो टोटल है वो देख सकते हैं, जैसे हिंदी में 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री में 121, मैथमेटिक्स में 167, बायोलॉजी में 161, हिस्ट्री में 110, ज्योग्राफी में 106,
इकोनॉमिक्स में 148, कॉमर्स में 43, कंप्यूटर साइंस में 135, फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल में 63। तो कुछ तो आपको कॉमन मिलेंगे, जैसे मैथ्स आपको वहाँ भी मिल रहा है, मैथ्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, इकोनॉमिक्स आपको वहाँ पे मिल रहा है, इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, वहाँ पे मतलब केवीएस में और एनवीएस में। बट कुछ हो सकता है जो केवीएस में ना हो सब्जेक्ट, जिसमें वैकेंसी है बट एनवीएस में हो। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की बात करें, हम फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे है एनवीएस में पीजीटी में, बट फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे नहीं है केवीएस में। तो फिर आपका फोकस फिर एनवीएस में ही रहेगा, तो उस तरीके से रहेगा। बाकी जो जैसे मैथ्स यहाँ पे भी है, मैथ्स यहाँ पे भी है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और आपका सिंगल पेपर ही होगा, मतलब सिंगल पेपर एज एन आपको ऐसा नहीं कि केवी के लिए अलग से देना है, एनवीएस के लिए अलग से देना है। आपको एक ही एग्जाम देना है, वो दोनों के लिए एलिजिबल आप रहेंगे। उसके बाद हम देखें फिर पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कुछ लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम्स हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे असमीज़, ये सारे लैंग्वेज हैं, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी। तो ये एनवीएस में है। इनकी टोटल पोस्ट 18 है सभी लैंग्वेजेस की। फिर टीजीटी आ जाते हैं केवीएस में। टीजीटी की हैं 2794 टोटल पोस्ट। ये सब सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी। और फिर आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखनी हो तो आप इस वाले टोटल जो ये सेक्शन है इसमें आप फोकस कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लाइब्रेरियन केवीएस में। लाइब्रेरियन केवीएस में 147 पोस्ट हैं टोटल। फिर टीजीटी एनवीएस की बात करें तो उसमें टोटल पोस्ट हैं 2978, क्लोज टू 3000। सब्जेक्ट आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं जो भी हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल, टीजीटी आर्ट, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर। फिर टीजीटी की थर्ड लैंग्वेज में एनवीएस में उनकी पोस्ट आ जाती है लैंग्वेज बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में। तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज हैं, आसामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खसी, मे भी प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गलत हो रहा तो उसके लिए आई एम सॉरी, मलयालम, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी। तो इन सब की टोटल पोस्ट यहाँ पे 443 है। फिर प्राइमरी टीचर की बात करें केवीएस में, यहाँ पे टोटल पोस्ट 3365 है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर पीआरटी है, नॉर्मल पीआरटी है और पीआरटी म्यूजिक है। तो ये तीनों ही यहाँ पे कंबाइंड है, इनकी 3365 है। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की टोटल 494 पोस्ट है, नॉर्मल पीआरटी की 2684 है, पीआरटी म्यूजिक की 187 है। ये सारी टीचिंग पोस्ट थी। फिर नॉन टीचिंग पोस्ट जो है केवीएस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 12 पोस्ट, फाइनेंस ऑफिसर 5 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74, जूनियर ट्रांसलेटर 8, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 280, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 714, स्टेनो ग्रेड 1 3, स्टेनो ग्रेड 2 57। फिर यही नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस में, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 46, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 552। दोनों का कैडर डिफरेंट है यहाँ पे, ये जेएनवी कैडर है और एचक्यू और आरओ कैडर है। लैब अटेंडेंट 165, मल्टीटास्किंग स्टाफ 24। ये टोटल पोस्ट है। उसके बाद ये कुछ रिजर्वेशन की टर्मिनोलॉजीज बताई हुई हैं, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अब आ जाता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और क्या पे स्केल रहेगा बेसिकली। तो स्टार्टिंग फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स एंड एनवीएस, आपका पे स्केल काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रेड ए की जॉब है, लेवल 12 की। आपकी जो बेसिक पे की स्टार्टिंग है वही 78,800 से है, तो काफ़ी इसके ऊपर आपके अलाउंसेस लगेंगे, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। अपर एज लिमिट जो इसमें रहेगी 45 ईयर्स की रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% के साथ, बीएड होना चाहिए, और आपके पास एज अ प्रिंसिपल आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल स्कूल का या कोई रिसर्च वर्क डन आपने इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन करी हुई है तो वो डिज़ायरेबल में है। केवीएस के असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो वो भी सेम है। यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 50 इयर्स की एज लिमिट है, और मास्टर्स डिग्री आपको यहाँ पे भी चाहिए, बीएड आपका यहाँ पे भी होना चाहिए, प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस 3 साल का आपको यहाँ पे भी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल की
जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स है। तो 35 और 50 ईयर्स के बीच वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या चाहिए आपको, मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, और इसके बाद आपके पास जो वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस का थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशंस हैं बेसिकली यहाँ पे। जैसे या तो आप ऑलरेडी एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको केवी में कर रहे हैं, एनवीएस में जाना है, एनवीएस में कर रहे हैं, केवी में जाना है, इस तरीके से अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है, मतलब ये रीज़न हो सकता है। अगर और कोई रीज़न भी है तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एबल टू गेस, बट दिस माइट बी वन ऑफ द रीज़न। तो ऐसा कुछ है तो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिंसिपल पे जॉब कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी प्रिंसिपल के लिए क्यों ही अप्लाई करेंगे। बट अगर कुछ वैसा रीज़न आपको केवी से एनवीएस में जाना है, एनवीएस से केवी में जाना है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। तो अगर आप एज अ प्रिंसिपल ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा केवीएस के लिए क्या है, अगर आपके पास वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल, अगर आप वाइस प्रिंसिपल का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं केवी में। अब एनवीएस में क्या है, ये बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको ये काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप केवी में क्या है और एनवीएस में क्या है। एनवीएस की बात करें तो आपके पास वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये दोनों ही यहाँ पे चलेंगे। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आपका केवी में नहीं चलेगा बट एनवीएस में चलेगा। तो वाइस प्रिंसिपल हो या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हो, और आप, या फिर उससे पहले आपके पास 9 इयर्स का कंबाइंड सर्विस एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें से मिनिमम 3 साल का आपके पास वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो। तो बेसिकली आपके पास टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अ, उसमें आपने एज अ पीजीटी और एज अ वाइस प्रिंसिपल दोनों काम किया हो उस 9 इयर्स में, और वाइस प्रिंसिपल एज अ मिनिमम 3 इयर्स आपने उस 9 इयर्स में से काम किया हो, तो आप एनवीएस के लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर अगर आप वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ पीजीटी का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस 12 साल का है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। कुछ डिज़ायरेबल हैं वो हम स्किप कर देते हैं। फिर हम वाइस प्रिंसिपल की बात करें। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या है, केवीएस में मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं तो एक वो चीज़ है ही, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एज अ पीजीटी काम कर रहे हैं या लेक्चरर काम कर रहे हैं कहीं पे, तो भी आप एलिजिबल हैं, बट आपके पास 6 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी और लेक्चरर। तो वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए आपको पीजीटी या लेक्चर, जैसे होता है कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट में पीजीटी पोस्ट नहीं होती है, लेक्चरर की पोस्ट होती है। जो 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाते हैं उन्हें वहाँ पे लेक्चरर बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि या तो पीजीटी या फिर लेक्चरर दोनों ही एलिजिबल रहेंगे इसमें। बट आपके पास एटलीस्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बिकम अ वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस। फिर आते हैं हम पीजीटी के लिए। अब पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, पीजीटी के लिए आपको, ये तो हम सबको पता होता है पीजीटी के लिए क्या चाहिए। इसमें चाहिए आपको मास्टर्स डिग्री और बीएड, यही रहता है। इसमें आपको सीटेट भी नहीं चाहिए होता है, बट मास्टर्स डिग्री के साथ आपको बीएड चाहिए होता है। पीजीटी की जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स की है। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है पीजीटी के लिए, और लास्ट टाइम भी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके ये चीज़ बहुत फंसती है, काफ़ी परेशान करती है काफ़ी कैंडिडेट्स को, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने मास्टर्स डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे सब मेंशन है। जैसे आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। तो इंग्लिश अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश की, एमए आपने इंग्लिश में किया हुआ है मान लीजिए, बट कंडीशन ये है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि सर आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करी थी फिर आपने मास्टर्स इंग्लिश में कर ली तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर ये केवीएस के लिए है। केवीएस एनवीएस दोनों के लिए देखिए अलग अलग रूल है। ये केवीएस के लिए रूल है, एनवीएस में ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, सिर्फ इंग्लिश आपने मास्टर्स डिग्री में पढ़ी होनी चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन अगर आपने किसी और में की है तो चलेगा एनवीएस के लिए। तो जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्लीज़ यहाँ पे एक बार जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। अभी हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज है, सब सब्जेक्ट कवर करना पूरी वीडियो में काफ़ी मुश्किल है। तो जिस भी ये सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेशन करके उसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा।
या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, फिर हम डिटेल में देख के आपको रिप्लाई कर देंगे कमेंट में। अब हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इनकी बात करें, क्योंकि ये थोड़ा अलग रहता है इनका। तो यहाँ पे एज लिमिट तो वही रहेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस में करी हो, एमसीए करा हो, या फिर आपने एमटेक करा हो, तो मास्टर्स डिग्री चाहिए बेसिकली आपको। उसके बाद आपके पास बीएड भी डिग्री होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए रहता है कि बीएड नहीं मांगते थे, बट अब मांगना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे आपके पास बीएड भी होना चाहिए। फिर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल एनवीएस की बात करें, वहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और उसके अलावा डिज़ायरेबल में चीज़ें हैं तो यहाँ पे बीएड की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस की बात करें, तो यहाँ पे आपको बीएड चाहिए अलोंग विद द मास्टर्स डिग्री। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में मास्टर्स डिग्री, और आपको बीएड चाहिए। फिर आते हैं हम टीजीटी में। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जो लैंग्वेज है वहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे टीजीटी के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की है। लेफ्ट हैंड साइड आपको केवीएस के बारे में बताया हुआ है, राइट हैंड साइड आपको एनवीएस के बारे में बताया हुआ है। तो अब हम देखते हैं, तो आपके पास पहले केवीएस देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बीएड जो है होता है वो तो कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे बीएड आपको यहाँ पे भी चाहिए, बीएड आपको यहाँ पे भी चाहिए। उसके बाद आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसे पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, टीजीटी के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है उस सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल हैं, टीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में, क्योंकि मिनिमम जो है आपने वो तो अटेन कर ही लिया, आपने एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। सीटेट आपका पेपर 2 जो होता है वो टीजीटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे हिंदी की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years 6 semesters इन ग्रेजुएशन। तो आपने हिंदी जो है एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए तीनों साल जो आपकी ग्रेजुएशन के हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों का भी देख लीजिएगा जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। फिर आते हैं हम टीजीटी मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ में। यहाँ पे वो सब सेम है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, वो सब सेम रहेगा आपको। इनके लिए जो है यहाँ पे केवीएस की कैटेगरी में पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पे तो फोकस किया हुआ है कि ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा ही होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, एनवीएस में आपको बता दिया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने करी हुई है उस सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल रहिए। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में नहीं करी हुई है, बट आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है उस सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए भी, एनवीएस में। किसके लिए? मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए। बट केवीएस में आपका ग्रेजुएशन में ही होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो सेक्शन है वो ब्लैंक है। तो ये बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन है, सो दैट एट द एंड आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके आपको जो कोई दिक्कत ना है। सीटेट जो है वो टीजीटी में रहेगा ही रहेगा, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए भी। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस इन्होंने बताए हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो ये आपको देखने पड़ेंगे। जैसे मैथ्स की हम देख लेते हैं, तो मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years और 6 semesters आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिर आपने उसके साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ी होनी चाहिए एटलीस्ट 1 year या फिर 2 semester। 1 out of केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 year और 2 semester। इनमें से भी आपने कुछ एक सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए 1 साल ग्रेजुएशन में। The candidates who have studied under choice-based credit system with the above subject combinations are also eligible to apply। अगर ये कहीं आपकी यूनिवर्सिटी में होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो भी आप एलिजिबल हैं। Candidate with BSc honors in physics और chemistry are not eligible for the post of TGT maths। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपने BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं टीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली आप टीजीटी साइंस का देख लीजिएगा, टीजीटी सोशल स्टडीज का देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम टीजीटी कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, बैचलर्स डिग्री जैसे बीई, बीटेक यहाँ पे आपको चाहिए। और आपका यहाँ पे भी जो सीटेट है पेपर 2 यहाँ पे भी इन्होंने मांगा है और बीएड भी यहाँ पे भी मांगा है। तो टीजीटी के केस में भी, कंप्यूटर साइंस के केस में भी इन्होंने इस बार बीएड और सीटेट मांगा हुआ है।
टीजीटी म्यूज़िक की बात करें तो उसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए और आपको बीएड चाहिए। यहाँ पे जो है सीटेट की बात नहीं करी हुई है टीजीटी म्यूज़िक में। टीजीटी आर्ट एजुकेशन की बात करें इन केवीएस और टीजीटी आर्ट इन एनवीएस तो आपको बैचलर्स डिग्री और बीएड चाहिए। यहाँ पे भी सीटेट की बात नहीं करी हुई है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें मेल फीमेल इन एनवीएस तो आपके पास वही ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड अगर आपने बीपीईडी कोर्स किया हुआ है या बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। हर यूनिवर्सिटी में नाम चेंज हो जाते हैं तो इसलिए वो सब इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद टीजीटी इन केवीएस पी एंड एच ई तो यहाँ पे आपके पास फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ही है, बट केवीएस में ऊपर वाला शायद एनवीएस का था, राइट, यहाँ पे एनवीएस था, ये केवीएस है। तो वहीं बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, वही आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आपने करी है, उसके अलावा आपने बीएड करा हुआ है तो आप टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल हैं। लाइब्रेरियन की बात करें केवीएस में या फिर टीजीटी लाइब्रेरी एनवीएस में तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और आपके पास कोई सीटेट या बीएड की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। देन फॉर स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 35 साल 35 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहेगी। फिर यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है स्पेशल एजुकेशन में, कहीं पे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल है। उसके अलावा आपके पास बीएड जनरल किया हुआ है आपने, बट उसके साथ आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन का, तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएड इन जनरल है, उसके बाद आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन का, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट प्राइमरी टीचर की बात करते हैं। फॉर प्राइमरी टीचर म्यूज़िक या पीआरटी म्यूज़िक, इसमें प्राइमरी टीचर के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, या तो 12th आपने करी हो ऑब्वियसली, और उसके बाद आपने बैचलर्स डिग्री हो आपके पास म्यूज़िक की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई बीएड या फिर कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। उसके बाद प्राइमरी टीचर की बात करें, जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर हैं उनकी भी एज लिमिट 30 ईयर्स की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहेंगे अगर आपने सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th तो आपने कराई है एटलीस्ट 50% के साथ। उसके बाद आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, से डीएलएड बोलते हैं कई, और कई जगह डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बोला जाता है, बीटीसी भी बोला जाता है, तो वो सब इसमें एलिजिबल रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई वट एवर नेम नोन। उसके बाद अगर आपने बीएलएड किया हुआ है, एक बीएलएड कोर्स भी होता है 4 ईयर्स का, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपके पास सीटेट का जो पेपर 1 है वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग टू बी अंडरगॉन है ये बात की बात है, आपका एक 6 मंथ का एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, जो लोग सिलेक्ट होंगे, ये बात की बात है, क्या सिलेक्शन के बाद की। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी, आपका 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन में वो आपके पास होना चाहिए, या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वो भी आपका चलेगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये भी है तो भी चलेगा। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें से आपके पास क्या क्या है, और मीन्स इनमें से आपके पास कुछ भी एक होगा तो आप एलिजिबल रहेंगे। सीटेट आपका पेपर 1 फिर आपका क्लियर होना चाहिए। अब नॉन टीचिंग पोस्ट है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो आपका 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल की आपकी रेगुलर सर्विस एज अ सेक्शन ऑफिसर आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है फाइनेंस ऑफिसर की, उसमें भी आपकी 35 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। उसमें कि आपके पास बैचलर डिग्री हो कॉमर्स की या मास्टर्स डिग्री हो कॉमर्स की, या फिर आपने सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए इन फाइनेंस, पीजीडीएम इन फाइनेंस ये किया हो, बट उसके साथ आपको यहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑडिट एंड अकाउंट्स किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में।
उसके बाद आते हैं हम असिस्टेंट इंजीनियर की, उसमें भी 35 ईयर्स की तक की एज लिमिट है। उसमें आपके पास कौन कौन से इंजीनियर हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये दो हैं। और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट में। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, 35 ईयर्स की इसमें एज लिमिट है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपने काम करा होना चाहिए एज यूडीसी, अपर डिवीजनल क्लर्क, और एसएसए आई थिंक सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, या फिर किसी भी इक्विवेलेंट पोस्ट पे मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर की है, उसमें एक जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में हो और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये आप कॉम्बिनेशंस जो हैं पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके अलावा यहाँ पे एक एंड है यहाँ बीच में, तो रिकग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये मैंडेटरी है, ये आपको चाहिए होगा। और ये नहीं है तो अगर आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कहीं भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं है बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आते हैं हम सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में, इसमें 30 ईयर्स के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और वर्किंग एज जेएसए और एलडीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मिनिमम 3 साल का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेजुएशन चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 45 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 5 ईयर्स इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज में आपके पास 5 साल का एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एज लिमिट 27 ईयर्स, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, डिक्टेशन का 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स में आपको करने होंगे, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स और 65 मिनट्स, 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश 65 मिनट्स फॉर हिंदी आपको मिलेंगे। तो ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के जहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, केवीएस में अलग है, एनवीएस में अलग रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स है। डिफरेंस जो है वो टाइपिंग स्पीड का है, यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में चाहिए ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड जो चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, जो कि यहाँ पे 35 है, और 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए हिंदी में, जो कि यहाँ पे 30 है। तो एनवीएस में आपको कम चाहिए, 5 वर्ड्स पर मिनट जो है कम चाहिए। और 12th आपने करी है तो आप चलेगा, ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं है मैंडेटरी 12th, और आपको बस टाइपिंग स्पीड चाहिए फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। लैब अटेंडेंट की बात करें तो आपके पास 10th क्लास अगर आपने करी है, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक, तो आप एलिजिबल हैं। 12th क्लास आपने साइंस से करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो जस्ट 10th क्लास वाले जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन रहेंगी, जो रेगुलर नॉर्म्स होते हैं तो वो आप देख लीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो भी आपके लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एज रिलैक्सेशंस हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इस वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो एक बार आपको भी ये डॉक्यूमेंट जो है डिटेल में पढ़ना ही होगा। जैसे यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए लिखा हुआ है, एनवीएस के लिए अगर आपने वहाँ पे शायद कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया हुआ है तो कुछ एज रिलैक्सेशन है आपके लिए। अब आते हैं कट ऑफ डेट की बात करें, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कब करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कब करी है, ये जितनी भी चीज़ें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि 4 दिसंबर इज़ द कट ऑफ डेट। तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स हैं जो भी हैं 4 दिसंबर से पहले पहले के ही होने चाहिए। देन आफ्टर दैट अगेन सीटेड भी आपका 4 दिसंबर से पहले पहले का ही होना चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपका टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस हैं। टीयर 1 के मार्क्स जो हैं फाइनल मेरिट में नहीं काउंट होंगे। टीयर 1 इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, वो आपको बस क्वालिफाई करना है। टीयर 2 और इंटरव्यू की वेटेज रहेगी फाइनल मेरिट में। क्या वेटेज रहेगी, टीयर 2 की आपकी 85% की रहेगी और इंटरव्यू की आपकी 15% की रहेगी। उसके बाद
ये सब बताया गया कि ये जो टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू है वो किन किन पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए केवी में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, इन सब के लिए ये पैटर्न फॉलो होगा। फिर कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए सिर्फ 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। वो है स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। फिर जिनके लिए कोई इंटरव्यू या कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिर टीयर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड एनवीएस, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मेंशन करी है, वो हम देख लेते हैं। टीयर 1 आपका 2 आवर्स का रहेगा। जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा वो रहेगा जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश में, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये रहेगा आपका जो है टीयर 1 का पेपर पैटर्न। 20 क्वेश्चंस सब में है, 10 क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले में है। मल्टीटास्किंग जो एनवीएस है उसमें जो उसका टीयर 1 रहेगा उसका पैटर्न ये रहेगा आपका। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इंग्लिश और एक और लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे अब क्या मेंशन किया हुआ है, ये जो एक और लैंग्वेज का कैच है यहाँ पे, एक तो लैंग्वेज फिक्स है, इंग्लिश आपको देनी देनी है। दूसरा जो लैंग्वेज है, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जैसे, और इसमें एक हिंदी भी रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स तो हिंदी ही चूज़ करेंगे। बट अगर आप कहीं रीजनल लैंग्वेज भी चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये सब लैंग्वेजेस जो हैं इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इनमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज जो है, ये जो सेकंड पेपर है यहाँ पे लैंग्वेज वाला, इसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंबाइंड टीयर 1 में बी, यहाँ पे मे बी लिखा हुआ है इन्होंने, may be conducted for some of the post, however based on the performance of candidates separate post wise or subject wise merit list will be prepared. For example, if the combined tier 1 examination for the post of PGT, TGT and Hindi translator is conducted and a candidate who has applied for PGT Hindi or TGT Hindi and Hindi translator appears in tier 1, so he she will be placed in merit list of tier 1 for PGT Hindi, TGT Hindi and Hindi translator as per his or her performance in tier 1. तो बेसिकली क्या है, कुछ कुछ का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपने पीजीटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, टीजीटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और आपने हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। पीजीटी मीन्स पीजीटी हिंदी के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे देखिए पीजीटी हिंदी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, टीजीटी हिंदी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हिंदी जस्ट एन एग्जाम्पल, इसमें इंग्लिश भी हो सकता है, तो जिसका भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, जैसे पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और हिंदी ट्रांसलेटर, तीनों के लिए अप्लाई अप्लाई किया हुआ है। तीनों का जो टीयर 1 है वो सेम है, तो इसका एक एक ही आपको टीयर 1 देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको तीनों का अलग अलग टीयर 1 देना होगा। तो उसी टीयर 1 के जो रिजल्ट के बेस पे आपकी फिर मेरिट तीनों की अलग अलग बन जाएगी। पीजीटी हिंदी की जो भी मेरिट जाएगी, टीजीटी हिंदी की जो भी मेरिट जाएगी, हिंदी ट्रांसलेटर की जो भी मेरिट जाएगी, बट पेपर आपका वही रहेगा। उसी मार्क्स के बेस पे तीनों की मेरिट अलग अलग बन जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टीयर 2 विल बी डन फॉर ईच पोस्ट और सब्जेक्ट फ्रॉम सच मेरिट। ठीक है ना। उसके बाद जो बेसिक पॉइंट होते हैं कि टीयर 1 में 1:10 तक के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी टीयर 1 में भी, टीयर 2 में। टीयर 1 में 1/3 रहेगी, टीयर 2 में 1/4 है, जो हम आगे देखेंगे अभी। यहाँ पे टीयर 2 के बारे में बताया हुआ है कि अब देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट, है ना। टीयर 2 आपका 2.5 ड्यूरेशन का रहेगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो किसी भी इंडिविजुअल सेक्शन की जो है टाइम लिमिट नहीं रहेगी, आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का। और विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके 60 क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्टिव आपके 10 क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 मार्क्स की। फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। इंटरव्यू के लिए तो डायरेक्ट 1:3 के कैंडिडेट्स में कॉल किया जाएगा, और स्किल टेस्ट के लिए जिसमें स्किल टेस्ट एलिजिबल है उसमें 1:5 के रेशियो में जो है कॉल किया जाएगा। ये स्किल टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में टाइपिंग टेस्ट होगा आपको कंप्यूटर में। ये आपको चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट। और ये क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट
देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपको एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इन सब के बारे में आपका एग्जाम होगा। तो ये जिनका ये सेक्शन है, जो लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, ये तो बात की बात है आफ्टर सिलेक्शन, तो इसको अभी हम स्किप कर सकते हैं। जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर रहेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए जो डिफरेंट सेंटर्स रहेंगे, बट अभी यहाँ बताया नहीं गया है कि कौन से सेंटर्स रहेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उस एरिया में वो डिसाइड किया जाएगा। बट इसके लिए फिक्स है कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए या प्रिंसिपल के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही ऑप्शन है। हाउ टू अप्लाई में हम पहले देख सकते हैं, 3 ही ऑफिशियल वेबसाइट हैं जो आपको रेफर करनी है, इसके अलावा आपको कोई और वेबसाइट रेफर नहीं करनी है। एग्जामिनेशन फ़ी, बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन फ़ी है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ी 2300 है, प्रोसेसिंग फ़ी 500 है। तो इसको कंबाइन आपको पे करना होगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है, प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं करनी है, तो आप टोटल आपका 2800 हो गया है। दोनों आपको पे करनी है। प्रिंसिपल के लिए भी सेम है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम है। पीजीडी के लिए टोटल 2000 आपको पे करना है। असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी के लिए भी 2000 है, लाइब्रेरियन के लिए भी 2000 है, पीआरटी के लिए भी, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी, और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी। फिर उसके बाद आता है जिनके लिए 1200 प्लस 500, 1700 जो फीस है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। सो मिनिमम फीस आपकी 1700 है और मैक्सिमम जो है 2800 है। बट जो यहाँ पे एक अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप सेम पोस्ट केवीएस और एनवीएस में दोनों में ही आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको फीस एक ही बार देनी है। ठीक है ना, जैसे कि आपको अगर आप टीजीटी मैथ्स और केवीएस में भी अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी मैथ्स एनवीएस में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको फीस एक ही बार देनी है, एक ही पोस्ट की देनी है, आपको डबल डबल फीस नहीं देनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स, वैसे तो हम वो शॉर्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें भी हमने बता दिया था, सबसे पहले हमारी ही वीडियो आई थी यूट्यूब पे। रजिस्ट्रेशन जो है 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, आज 15 नवंबर है। लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर है सबमिट करने की एप्लीकेशन। फ़ी आप जो है 4 दिसंबर तक ही आपको फीस भी जो है वो फिल करनी होगी, वो भी 14 नवंबर से, और 4 दिसंबर तक ही ऑप्शन है आपके पास। तो जो लास्ट डेट है बेसिकली आप ये समझ लीजिए 4 दिसंबर 2025 जो है वो रहेगी। हमने जो है सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और इसके अलावा और कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट स्टिल आप भी इस डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे आप फोकस रखिएगा, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने मेंशन करे हुए हैं, सो दैट आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिना लोगों को। तो ये काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट है, ये आपको तीनों वेबसाइट, सीबीएसई की, केवी की, एनवीएस की, तीनों ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहीं से आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप डॉक्यूमेंट पढ़िए। 4 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, आराम से समझिए फिर अप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।